आज है 30 दिसंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 30 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने अभी हाल ही में व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म 8x8 गाड़ियों का पहला बैच सौंपा है मोरक्को को। हाल ही में दिल्ली में अटल कैंटीन योजना की शुरुआत की गई है। अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर अभी हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 की शुरुआत हो चुकी है। गुजरात में यूनिसेफ द्वारा समर्थित पाप आप अगली पहल की शुरुआत की गई है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी हाल ही में संथाली भाषा में संविधान का नया संस्करण का शुभारंभ किया है और सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश इजराइल है। वीर बाल दिवस के मौके पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कुल 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए। टर्नर पुरस्कार 2025 जीता है नेना कालू ने। BWF एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन बनी है पीवी सिंधु। दिसंबर 2025 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 2 नई एयरलाइंस को मंजूरी दी है। AI हिंद एयर है और फ्लाई एक्सप्रेस है। और भारत के प्रसिद्ध रेत कलाकार जो कि सुदर्शन पटनायक, इन्होंने अभी हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी रेत से बनी सांता क्लॉज की विशाल मूर्ति का रिकॉर्ड बनाया है और इनका जो नाम है वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया में भी दर्ज हो चुका है। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। अच्छा, आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के मन की बात कि मैम मैराथन क्लास कब आएगी। देखिए, आप लोग ये बिल्कुल ना सोचें कि आप सभी के कमेंट को मैं इग्नोर करती हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। मैं देख रही हूँ पिछले कुछ समय से आप लोग डिमांड कर रहे हैं मैराथन क्लास की। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ इस सैटरडे या संडे, इस वीकेंड मतलब आप लोगों को एक मैराथन क्लास मिलेगी। 2025 का जो कंप्लीट करंट अफेयर है इसमें कवर कराया जाएगा। मैं ये श्योर कह सकती हूँ कि या तो रिकॉर्डेड मिलेगी या लाइव क्लास मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम को टारगेट करेगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, किस राज्य को 33 सालों के बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है। तो अभी हाल ही में जो गुजरात है इसने वापस से टाइगर स्टेट का दर्जा पा लिया है। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है गुजरात ने, क्योंकि 33 साल के गैप के बाद ऑफिशियली रूप से इसे टाइगर स्टेट का दर्जा मिल चुका है। देखिए, टाइगर स्टेट का दर्जा से इसे बाहर किया क्यों गया था, पहली बात तो ये है। गुजरात आखिरी बार 1989 यानी कि 1989 में जो राष्ट्रीय बाघ गणना थी ना, इसमें शामिल हुआ था, जब वन अधिकारियों ने बाघ के पग चिन्ह, इसके फुटप्रिंट यहां पर दर्ज किए थे, यानी कि पुष्टि की थी कि यहां पर टाइगर के फुटप्रिंट पाए गए थे, लेकिन इसमें कुछ भौतिक यानी कि फिजिकल इसमें प्रमाण नहीं मिल पाया था या देखा नहीं गया था टाइगर को। फिर 1992 की जो बाघ गणना थी, इसमें फोटोग्राफिक या ठोस प्रमाणों के अभाव में गुजरात को इस लिस्ट से बाहर किया गया। इसके बाद 2019 में केवल एक बार बाघ की पुष्टि हुई, लेकिन मात्र 15 दिनों तक जीवित रहने के बाद इसकी भी डेथ हो गई और स्थायी आबादी स्थापित नहीं हो सकी। इसलिए कहा जा रहा है कि 30 साल, आप कह सकते हैं 3 दशक लिखा है ना, यानी कि 3 डिकेड्स की बात की जा रही है। तो 3 दशक से अधिक समय तक औपचारिक बाघ आकलन ढांचे से बाहर रहा, लेकिन फिलहाल अब आप कह सकते हैं कि 33 सालों के बाद पुनः इसे टाइगर स्टेट का दर्जा मिल चुका है। यदि बात की जाए गुजरात की, अभी 2 दिन पहले हमने डिस्कशन किया था। राजधानी गांधीनगर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, जो कि महाराष्ट्र के भी राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाले हुए हैं। अब यहाँ से गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन चलाया गया, क्रूज भारत मिशन में शामिल हुआ। हमने कल ही देखा था कि गुजरात में यूनिसेफ द्वारा समर्थित पाप आप अगली पहल की शुरुआत की गई। भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री गुजरात के धोलेरा में बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के पहले 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के दाहोद में किया। 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला ये 24वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के देखा जाए तो 24वां बना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। मैंग्रोव गुनरे स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया। जी सफल योजना की शुरुआत की गई और माधवपुर मेले का आयोजन किया गया था।
सवाल नंबर दूसरा है, किसके द्वारा माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट किताब लिखी गई है? तो अभी हाल ही में जो प्रसिद्ध राइटर है उदय माहुरकर, ये प्रसिद्ध लेखक के साथ साथ पत्रकार भी हैं। इनकी ये जो किताब है माई आइडिया ऑफ नेशंस फर्स्ट, जो कि राष्ट्रवाद पर आधारित एक किताब है, जो कि हालिया लॉन्च की गई है। अब 2025 की उन किताबों पर नजर डालें हम जो चर्चे में रही हैं। पहली किताब है आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल। तो ये इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की किताब है। डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर की किताब है। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय की। टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए 2022 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता था गीतांजलि श्री ने। 2023 के लिए जीता टाइम शेल्टर के लिए जॉर्ज गोस्विदनोव ने। 2024 का जीता कैरोस के लिए जेनी एरपनबेक ने। और 2025 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है बानू मुस्ताक ने हार्ट लैम्प के लिए। इन प्रेज ऑफ कॉलिंस पॉलिटिक्स किताब लिखी है मनोज के झा ने। MS स्वामीनाथन किताब है प्रियंवदा जयकुमार की। वुमन लाइफ फ्रीडम मरजाने सत्रापी की। अ डिफरेंट काइंड ऑफ पार जेसिका अर्डन की। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ ये किताब है पूजा पुजारा की। द विनर माइंडसेट के लेखक है सेन वॉटसन। वाई भारत मैटर्स के लेखक एस जयशंकर है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। लियो के हैं PS रमन। 12th फेल के अनुराग पाठक है। और नाइफ किताब लिखी गई है सलमान रशदी के द्वारा। सवाल नंबर तीसरा है, किस देश में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग शुरू की गई है? तो भारत के पड़ोसी चाइना में अभी हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी दूरी की जो एक्सप्रेसवे टनल है इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसकी जो लंबाई है बताया जा रहा है ये है 22.13 किलोमीटर की। इसके निर्माण के बाद से तियानशान सेंगली टनल से पर्वतों को पार करने में लगने वाला जो 4 घंटे का सफर है अब मात्र घट करके 20 मिनट रह जाएगा। चाइना एशिया महाद्वीप में ही स्थित है, भारत के कंधे पर बैठा हुआ है, मैकमोहन लाइन के माध्यम से सेपरेट होता है। कैपिटल इसकी हो जाएगी बीजिंग और बीजिंग में हेडक्वार्टर हो जाएगा संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। करेंसी रेनमिनबी प्रेसिडेंट सी जिनपिंग है। चाइना ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापी ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत करी। के वीजा लाने जा रहा है चाइना। इस साल का SCO समिट चाइना ने होस्ट किया। मानव युक्त चंद्र लैंडर लान्यू आप इसी कंट्री से रिलेट करेंगे। विश्व खेलों का 12वां संस्करण यहीं आयोजित किया गया। चर्चे में रहा टाइफून कोमे। अब भारत ने आधिकारिक रूप से 5 साल के अंतराल के बाद चाइना के नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू किया है। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी रखने के लिए यहां पर जांगहेंग 102 सैटेलाइट लॉन्च किया गया। चाइना में एक नए वायरस HMPV ने दस्तक दी है। नए स्टिल्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया गया। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी पर इसने दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाया। शेन ये चाइनीज ब्रांड है, भारत के बाजार में फिर से वापसी कर चुका है। दुनिया का सबसे तेज रोबोट इसने लॉन्च किया जिसका नाम है स्टार 1। दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण इसने किया। चमगादड़ों में HKU5 CoV2 वायरस की पहचान की गई। और अभी हाल ही में चाइना ने एक अनोखी पहल करते हुए गैर बाइनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप का बड़े पैमाने पर उपयोग शुरू कर दिया है। सवाल नंबर चौथा है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर ये किस राज्य में पहली बार शुरू किया गया? तो देखिए बिहार में ये परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है जो कि पहली बार शुरू कर दिया गया है। कहां पर? तो IIT पटना में। विशेषता क्या है? तो ये बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है और राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन का हिस्सा है जो कि रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो यह 838 टेराफ्लॉप्स की रफ्तार से काम करता है जो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं में हेल्प करेगा। इसके उद्देश्य की बात की जाए तो ये क्लाइमेट हो गया, वेदर हो गया, हिंदी में भी लिखा हुआ है, मौसम, जलवायु, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, AI, डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देगा। सवाल नंबर 5वां है, जैव विविधता पर जो COP 17 की 17वीं बैठक है इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? अब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि आप कहेंगे मैम अभी तो आपने COP 30 पढ़ाया था जो कि ब्राजील ने होस्ट किया था, अब ये COP 17 कहां से आ गया? देखिए सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो ब्राजील ने होस्ट किया था COP
कोप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पार्टीज का मतलब है इसमें शामिल देश। तो ये जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज पर आधारित समिट है जो कि हर साल होती है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं जैव विविधता पर आधारित कोप 17 की, यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर आधारित ये जो समिट है इसकी 17वीं बैठक की मेजबानी इस साल आर्मेनिया करने जा रहा है। और 17वीं बैठक होगी अक्टूबर 2026 में आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में, ये नेक्स्ट ईयर होनी है, ध्यान रखें। और इसके लिए ऑफिशियल लोगो लॉन्च हो चुका है, एक नीली तितली लोगो को दर्शाया गया है जो आर्मेनिया के स्थानिक है, आर्मेनिया के लिए एंडेमिक है और इसे लोगों में प्रदर्शित किया गया है। इस समिट का नारा है टेकिंग एक्शन फॉर नेचर, यानी कि प्रकृति के लिए कार्रवाई। कुछ इंटरनेशनल समिट्स का यदि हम रिवीजन करें तो इस साल की एससीओ समिट होस्ट करी चाइना ने, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस यूएई ने होस्ट करी, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप नेक्स्ट ईयर भारत होस्ट करेगा। इस साल G20 ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया, नेक्स्ट ईयर अमेरिका होस्ट करेगा। इस साल का G7 समिट कनाडा ने होस्ट किया, आईपीओ समिट उज्बेकिस्तान ने, कोप 30 ब्राजील ने, नेक्स्ट कोप 31 होस्ट करेगा तुर्की, फिर होगा कोप 32 2027 में जिसे इथियोपिया होस्ट करेगा, बिम्स्टेक थाईलैंड के बैंकॉक में, ब्रिक्स होस्ट किया ब्राजील ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में, सागर माथा संवाद काठमांडू नेपाल में, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में, विज्ञान शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में और विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में। सवाल 6वां है, किसके द्वारा पहला मेड इन इंडिया एमआरआई स्कैनर विकसित किया गया है? तो देखिए ऑप्शन में लिखा जो जोह है, जोह द्वारा समर्थित एक भारतीय स्टार्टअप है वोक्सल ग्रिड्स, इसने भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई, अब एमआरआई की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर विकसित किया है। ये उपलब्धि जो है ये भारत की आयातित डायग्नोस्टिक उपकरणों पर निर्भरता को कम करती है, यानी कि भारत जो अन्य कंट्रीज के साथ ऐसे इंस्ट्रूमेंट को मंगवाता था तो भारत की जो डिपेंडेंसी अन्य कंट्रीज पर थी ये कम हो जाती है और देश के स्वास्थ्य अवसंरचना को भी ये सशक्त बनाती है। अच्छा, एमआरआई ये होता क्या है? देखिए ये शरीर के अंदरूनी हिस्सों की जो विस्तृत तस्वीर लेने के लिए जो शक्तिशाली चुंबक या आप कह सकते हैं रेडियो तरंग और कंप्यूटर का इस्तेमाल करती है। और इसका पूरा नाम जरूर याद रखिए क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन में फुल फॉर्म लिखने के लिए पूछी जाती है। एमआरआई की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यदि बात की जाए अदर ऑप्शन की, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन ईयर 1958, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, समीर कामत इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और यदि बात की जाए इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है 1969, फॉर्मेशन ईयर है, बेंगलुरु कर्नाटक में हेडक्वार्टर है, वी नारायण इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और यदि बात की जाए दिल्ली एम्स की, तो आपने दिल्ली एम्स का कोई करंट अफेयर पढ़ा है हाल फिलहाल में? देखिए अभी कुछ समय पहले ही एम्स दिल्ली में पहली बार रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था और ऐसा पहली बार हुआ भारत में जब किसी रोबोट ने किडनी का ट्रांसप्लांट करके दिखाया है। सवाल नंबर 7वां है, किसे केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त नहीं किया गया है? पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के लिए अभी 3 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए और ऑप्शन तो 4 हैं, मतलब एक इसमें से नहीं है। तो जिनकी नियुक्ति की गई है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में उनमें से एक है अनिल कौशिक, दूसरे हैं दविंदर पाल सिंह, तीसरे हो जाएंगे कनक मेडला रविंद्र कुमार। जो नहीं शामिल है इसमें निधि तिवारी हो जाएंगी। निधि तिवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निजी सचिव के रूप में नियुक्त की गई थी, तो ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दीजिए। यहां से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात की जाए तो भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 के बीच इसका उल्लेख है। निर्णयों पर यह पुनर्विचार 137 आर्टिकल के तहत करेगा। रिट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 32 में है। सीजीआई यानी कि देश के मुख्य न्यायाधीश को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं देश के राष्ट्रपति। पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह इकलौते ऐसे व्यक्ति रहे जो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सीजीआई भी रहे। अभी देश के 53rd नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस सूर्यकांत हो जाएंगे। 2 प्रमुख पोर्टल सुप्रीम कोर्ट से आप रिलेट करें तो फास्ट और सुप्रेस हो जाएगा। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी के संरक्षण के लिए
गुजरात वाले क्षेत्र में और राजस्थान वाले क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्र और बिजली लाइनों पर प्रतिबंध लगाया है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र का हिल स्टेशन माथेरान, यहाँ पर हाथ रिक्शा पर बैन लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ई रिक्शा चालू करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह बने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का निर्देश दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत क्षेत्र की 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को इसका हिस्सा होने की परिभाषा तय कर दी है। 8वें नंबर का सवाल है, न्यू बैलेंस का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये हो जाएंगी जानवी कपूर। तो जानवी कपूर ये न्यू बैलेंस की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी। तो ये न्यू बैलेंस है क्या? एक तरह का ग्लोबल स्पोर्ट्स वियर आप कह सकते हैं। जो स्पोर्ट्स के कपड़े होते हैं ना और जूते, इनका मेन रूप से ये ब्रांड है। तो जिसकी ब्रांड एम्बेसडर जानवी कपूर बनी। आलिया भट्ट गुची की ग्लोबल एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय हैं। दीपिका पादुकोण को भी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया। पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है रवीना टंडन को। काफी दिन हो गए ब्रांड एम्बेसडर वाली स्लाइड हमने नहीं देखी है। पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर, हरियाणा राज्य महिला आयोग की शफाली वर्मा, लिवाइस की आलिया भट्ट, ओडिया हैंडलूम की माधुरी दीक्षित, जोमैटो के शाहरुख खान, ऑस्ट्रेलियाई टूरिज्म की सारा तेंदुलकर, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मालदीव टूरिज्म की कैटरीना कैफ, कोरिया टूरिज्म की हिना खान, कर्नाटक वन विभाग के अनिल कुंबले, यूरेका फोर्ब्स के श्रद्धा कपूर, फेडरल बैंक की विद्या बालन, एमआरएफ के शुभमन गिल, फिक्की फिल्म्स के आयुष्मान खुराना, खो खो वर्ल्ड कप के टाइगर श्रॉफ सलमान खान, भारत में मोटो जीपी के शिखर धवन, मुठुत पच्चापन ग्रुप के शाहरुख खान, गोवा बीबो के ऋषभ पंत, टाटा मोटर्स के विकी कौशल और फ्रेंच लग्जरी शनेल के ब्रांड एम्बेसडर अनन्या पांडे बनी। 9वें नंबर का सवाल है, 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना किस नदी के मुहाने पर शुरू की जाएगी? तो ये शुरू होनी है गोदावरी नदी के मुहाने पर। 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना है आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के मुहाने पर, यानी कि गोदावरी एस्चुरी में, विशेष रूप से कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य और आसपास की जो वेटलैंड्स हैं, यहाँ पर शुरू होने जा रहा है जनवरी के महीने में 10 और 11 जनवरी को, जो कि दुर्लभ प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल आप कह सकते हैं। अच्छा, गंगा नदी ये भारत की सबसे लंबी नदी है, राष्ट्रीय नदी है भारत की, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तब ये कहलाएगी पद्मा। असम वाले क्षेत्र से बहती हुई आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, जब बांग्लादेश वाले क्षेत्र में प्रवेश करेगी तब कहलाएगी जमुना। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों की ही धाराएं मिलती हैं, यानी कि पद्मा और जमुना की, तो संयुक्त रूप से मेघना कहलाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। बेसिकली ये 3 राज्यों में बहती है। 1077 किलोमीटर बहेगी मध्य प्रदेश में, थोड़ा हिस्सा इसका लगेगा महाराष्ट्र में, फिर ये गुजरात से बहती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है? तो देखिए, अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है इसने ऐसा फैसला किया है कि अभी सभी सरकारी स्कूलों में ये अखबार पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना ये कंपलसरी है ना। तो इस नए नियम के तहत अब सभी सरकारी स्कूल और माध्यमिक स्कूलों में प्रेयर के बाद अखबार पढ़ना कंपलसरी हो चुका है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, एक तो ये फैक्ट तो आपको याद है कि देश की पहली एआईसीटी, अभी आपको ये भी याद रखने की जरूरत है कि यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल ये दूसरा भारतीय शहर है, पहला हैदराबाद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, नेशनल पार्क में दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। राज्य की पशु बारहसिंगा, पक्षी सारस, लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें की संख्या 31 है। यहाँ पर अभी हाल ही में नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई। AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण का प्रमुख स्थान है अमेठी। शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बने। राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड ने गौतम बुद्ध नगर में देश के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र को बनाया है। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त भारत का पहला जो अश्व रोग मुक्त अपार्टमेंट है मेरठ में स्थापित किया गया। शुभांशु शुक्ला के नाम पर यहाँ पर स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को राज्य सरकार 1-1 लाख रुपए देगी। पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या में ITI चलो अभियान और विजन 2047 पेश किया उत्तर प्रदेश ने। दिसंबर 2025 में किस देश को ब्रिक्स की अध्यक्षता मिली है? अभी तक ब्राजील के हाथ में ये अध्यक्षता मिल चुकी है भारत को। ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था।
अब आज का सवाल आप लोगों के लिए है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो नेक्स्ट ईयर होने हैं 2026 में, इसका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।